आइए आज एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। मुगल साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सिर्फ इतिहास नहीं रचा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी बेतहाशा दौलत और बेहतरीन कला से चौंका दिया। आज के इस विश्लेषण में हम मुगलों के उदय से लेकर उनकी शानदार सफलताओं और अंततः उनके अचानक हुए पतन की पूरी कहानी को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। जिस आर्थिक महाशक्ति की हम बात कर रहे हैं, जरा उसके इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अपने चरम पर यह साम्राज्य दुनिया की कुल जीडीपी का 25% से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करता था। 25%? और दुनिया की एक चौथाई आबादी इनके अधीन थी। मतलब उस दौर में ये एक ऐसा वैश्विक पावर हाउस था जिसकी आज के समय में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। आज की हमारी ये चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम मुगलों के उदय से शुरुआत करेंगे, उनके स्वर्णिम युग को देखेंगे, उनकी चित्रकला और वास्तुकला की बारीकियों को समझेंगे और आखिर में उस पतन पर बात करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मुगलों के उदय की। आखिर कैसे एक बाहरी शक्ति ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना इतना मजबूत दबदबा बनाया। कहानी शुरू होती है 1526 से। बाबर, जो चंगेज खान का वंशज था, उसने पानीपत के युद्ध में तोपों का ऐसा अचूक इस्तेमाल किया कि उसके दुश्मन मैदान में टिक ही नहीं पाए। और फिर देखते ही देखते बाबर के बाद अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों ने सत्ता को लगातार मजबूत किया और साम्राज्य को उसकी चरम सीमाओं तक पहुंचा दिया। और यहीं से शुरुआत होती है उस दौर की जिसे हम मुगलों का स्वर्णिम युग कहते हैं। एक ऐसा समय जब राजनीतिक स्थिरता ने बेतहाशा दौलत और ताकत को जन्म दिया। आप इसके विस्तार का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये पूरब में ढाका से लेकर पश्चिम में काबुल तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला ये इलाका उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। यहाँ अनगिनत विविधताओं वाले लोग एक ही प्रशासन के तहत मिलकर काम कर रहे थे। अब जब सम्राट औरंगजेब के शासन की बात आती है तो इतिहासकारों में काफी बहस देखने को मिलती है। एक तरफ उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर वापस लगाया, जिससे धार्मिक रूढ़िवादिता माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने से पहले के किसी भी मुगल शासक की तुलना में शाही नौकरशाही में सबसे ज्यादा हिंदुओं को नौकरियां दी और कई गैर मुस्लिम संस्थानों को आर्थिक मदद भी दी। ये दोनों ही बातें दिखाती हैं कि उनका शासनकाल कितना पेचीदा और व्यवहारिक था। इस अपार संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा कला और संस्कृति पर खर्च हुआ। चलिए सबसे पहले उन बारीकियों को देखते हैं जो हमें उनकी बेमिसाल चित्रकला में देखने को मिलती हैं। सम्राट जहांगीर के समय में इन कलाकृतियों ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। उन्होंने मुरक्का यानी बेहद बारीकी से डिजाइन किए गए एल्बमों को बहुत बढ़ावा दिया। इनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों को इतने यथार्थवाद यानी रियलिज्म के साथ उकेरा गया जो उस समय भारतीय कला में बिल्कुल नया था। इन कलाकृतियों की सबसे खास बात इनका वो अनोखा मिश्रण है। इनमें फारसी और भारतीय शैलियों के साथ साथ फोर्स शॉर्टनिंग और शेडिंग जैसी यूरोपीय तकनीकों का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ है। ये साफ दिखाता है कि मुगल साम्राज्य सिर्फ अपनी कला तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया भर की बेहतरीन चीजों को अपना रहा था। और आपको पता है, इन्हें बनाने का तरीका भी कमाल का था। ये एक पूरी टीम का काम होता था। सबसे पहले तरह यानी शुरुआती स्केचिंग होती, फिर रंगामेजी जिसमें लैपिस लाजुली जैसे महंगे प्राकृतिक रंग भरे जाते, और अंत में एगेट पत्थरों से उसे तब तक घिसा जाता था जब तक कि कलाकृति में वो मशहूर और जीवंत चमक न आ जाए। तो ये तो थी छोटी छोटी बारीकियों की बात। अब जरा बड़े पैमाने की तरफ चलते हैं और मुगल वास्तुकला की उन उत्कृष्ट कृतियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इतिहास में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। अगर हम ध्यान दें तो मुगल वास्तुकला समय के साथ काफी बदली। अकबर के दौर में जहां विशाल और मजबूत लाल बलुआ पत्थरों का बोलबाला था, वहीं शाहजहां के आते आते शाही पसंद पूरी तरह से शुद्ध सफेद संगमरमर की नाजुक और परिष्कृत सुंदरता की तरफ मुड़ गई। इन इमारतों का जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में इस्लामी और भारतीय परंपराओं का एक बेहतरीन संगम है। फारसी मीनारों और ज्यामिति डिजाइनों को भारतीय सौंदर्य के साथ इतनी सहजता से पिरोया गया है कि ये इमारतें आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती हैं। और फिर आते हैं उनके मशहूर चार बाग।
ये सिर्फ कोई आम बगीचे नहीं थे, ये बेहद सममित यानी सिमेट्रिकल लेआउट में बने होते थे, जिनमें बहते पानी के चैनल और फव्वारे होते थे। ये अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट का इतना एडवांस सिस्टम था जिसने पूरी दुनिया के लैंडस्केप डिजाइन को गहरे रूप से प्रभावित किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो साम्राज्य वास्तुकला, कला और वैश्विक अर्थव्यवस्था के इतने ऊंचे शिखर पर था, वो इतनी जल्दी ढह कैसे गया? आखिर इतना विशाल साम्राज्य लगभग रातों रात कैसे टूट सकता है? और यहीं से हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, साम्राज्य का पतन। आइए समझते हैं कि इस शक्तिशाली मुगल सत्ता का ताना बाना इतनी तेजी से कैसे बिखर गया। दरअसल ये पतन किसी एक चीज का नतीजा नहीं था, बल्कि विनाशकारी संकटों का एक चक्रव्यूह था। एक तरफ खजाना खाली हो रहा था और शाही अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ गद्दी के लिए ऐसी खूनी जंग छिड़ी कि सिर्फ 1719 के एक साल में ही 4 अलग अलग सम्राटों को ताज पहनाया गया। ऊपर से मराठों के साथ लंबे युद्धों ने सेना की कमर तोड़ दी थी, और इसी लगातार बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और खालीपन का फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह उठाया। और फिर आया साल 1858। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का बचा-खुचा वजूद भी खत्म हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त तक सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, उन्हें अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया। एक भव्य युग का अंत इस खामोशी के साथ हो गया। 300 सालों की वो बेमिसाल दौलत और शानदार कला की विरासत अचानक इतिहास के पन्नों में सिमट गई। ये पतन हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है कि चाहे कोई वैश्विक महाशक्ति कितनी भी अमीर या सांस्कृतिक रूप से उन्नत क्यों ना हो, क्या वो सच में अजेय हो सकती है? इस ऐतिहासिक विश्लेषण से हमें सत्ता की असली नाजुकता का जो सबक मिलता है, वो ये है कि दुनिया में कोई भी राजवंश हमेशा के लिए नहीं होता। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको इतिहास के इस पन्ने को एक नए नजरिए से देखने में मददगार रही होगी।